हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस तिब्बत। तो आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम चक्र, जहां पे हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उससे रिलेटेड छोटे छोटे स्टोरियां नैरेटिव होगा, उसको साथ साथ स्पेक्ट्रम के थ्रू समझते हुए चलेंगे सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट पिक्चर। एंड आई एम होपिंग हियर कि जो लोग विक्टर बैच ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एडवेंट ऑफ यूरोपियन वहां दिया जा चुका है। आई होप सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा। सो विदाउट एनी फर्दर इडू लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग समझते हैं कि उस जो टाइम फ्रेम था उसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा था, उस समय भारत में क्या चल रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी के आसपास अगर बात करें तो यूरोप जो था धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, यूरोपियन पावर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था। उस समय रोमन एम्पायर था वहां पे, एंड अरब अब यहाँ पे राइज करना स्टार्ट कर चुके थे। तो हमारा जो स्टोरी होगा इसमें 3 कहानी के पात्र होने वाले हैं, एक यूरोप, दूसरा अरब, और तीसरा हो गया आपको इंडिया। ये तीनों को आपने मैप में यहाँ पे दिमाग में विजुअलाइज कर लिया। अब बात होता है यहाँ पे कि 7th सेंचुरी में तो ये चल रहा था। 1453 आते आते क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, ये जो यूरोप का ये बैजेंटीन एम्पायर, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये अब टर्क के हाथ लग जाता है। मतलब कि अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का शासन होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब कि भी जो पूरा रूट है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, अरब के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब कंट्रोल अरब के हाथ में है। दैट मीन्स कि अब यूरोप से जितने भी ट्रेड होने वाले हैं अरब के थ्रू होने वाले हैं। तो अरब एज ए इंटरमीडियरी बीच में बैठ जाएंगे, और अब जो भी गुड्स यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, यूरोप से इंडिया जाएगा या इंडिया से यूरोप जाएगा, उसमें वहां पे अब टैक्स सिस्टम लगा रहेगा, और यूरोप वहां पे बीच में बिचौलिए की तरह यहाँ पे अब पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्टोरी है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है कि 1453 से पहले अगर बात करें तो इस समय यूरोप का डार्क एज चल रहा है। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जितने भी पावर है धीरे धीरे कमजोर हो चुके हैं। जब 1500 ईस्वी आता है, इसके बाद यहाँ पे एक रेनेसेंस स्टार्ट होता है, पुनरुत्थान स्टार्ट होता है। यूरोप में अब अलग अलग पावर शक्तियां स्ट्रांग होने लगती हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बात करें, साइंटिफिक सेक्टर में बात करें, अलग अलग फ्रंटियर पे बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वैसे ही वहां पे एक शिप इंडस्ट्री था, वो भी बहुत तेजी से राइज कर रहा था। तो अब क्या यूरोप अब धीरे धीरे अमीर बनने की ओर बढ़ रहा है, आगे वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। जब डेवलपमेंट होता है, हाथ में पैसे आते हैं, तो आप बहुत सारे सामान खरीदना चाहते हैं। तो अब अलग अलग जगह आप जाकर के, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ये जो ओरिएंटल गुड्स, ये जो आप इंडिया वाले रीजन को देख रहे हैं, इस समय जो यहाँ के प्रीसियस मेटल थे या अलग अलग गुड सर्विसेज, स्पाइस हो गए, तो अलग अलग चीजों के डिमांड यूरोप में बढ़ने लगे थे। तो अब यहाँ से लोग यहाँ पे वॉयज पे निकलते हैं, ट्रेवलिंग के लिए निकलते हैं। तो पुर्तगाल और स्पेन का अगर बात करें तो ये दो लोग यहाँ इंपॉर्टेंट और इनिशियल भूमिका में ये दोनों सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसेलिस। टोर्डेसेलिस में क्या होता है, ये 1494 में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यूरोप और स्पेन वर्ल्ड को 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन यूरोप को 2 भाग में, सॉरी, वर्ल्ड को 2 भाग में बांट देते हैं। ये जो रेड से आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन होगा स्पेन के थ्रू होगा, एंड जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पे पुर्तगाल के थ्रू होगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो है ब्लू वाला रीजन में पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अब पुर्तगाल यहाँ पे आने वाले हैं। अब यहाँ से बहुत सारे लोग, 1-2 लोग पहले आ चुके थे, लेकिन हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वास्को डिगामा इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डिगामा निकलता है यहाँ से, यूरोप पुर्तगाल से निकलता है, और ये जो आप देख रहे हैं अटलांटिक के थ्रू होते हुए, ये यहाँ पे अब्दुल माजिद से मिलता है। और इसके हेल्प से, अब्दुल माजिद कौन होते हैं, एक गुजराती पायलट होते हैं। इनके हेल्प के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है, एक कर्नाटका वाला, सॉरी, केरला वाला रीजन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचता है। केरला में यहाँ पे राजा होते हैं जमुरीन, इनका जबरदस्त स्वागत करते हैं। ठीक है, कि बहुत समय के बाद यूरोप से कोई आया था। ठीक है, अब ये स्टोरी आपको यहाँ समझ में आ गया। अब पुर्तगीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझते हुए जाएंगे। अब जब वास्को डिगामा यहाँ पे इस रूट के थ्रू देख रहे हैं कि आएगा इंडिया, ठीक है, और जमुरीन यहाँ कैलिकट में यहाँ पे इसका जबरदस्त स्वागत होगा, उस समय भारत में क्या चल रहा था। 1498, हम इस टाइम लाइन को ध्यान में रखिएगा। उस समय अभी मुगल भी नहीं आए हैं। जो आप ये वाला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है। ठीक है, 1498 मतलब समझ लीजिए कि लोधी डायनेस्टी चल रहा है, पर्टिकुलरली सिकंदर लोधी उस समय था। ठीक है,
और यहाँ पे आपको कौन सा एम्पायर चल रहा था, ये बहमनी किंगडम आप समझ लीजिए कि ये चल रहा था। यहाँ पे नीचे वाला पार्ट में विजयनगर एम्पायर चल रहा था। तो ये अलग अलग एम्पायर चल रहे थे, जिससे आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि उस समय इंडिया में चल क्या रहा था। ठीक है, अब हम लोग बात आते हैं कि जब यहाँ पे आता है, कहाँ पे, कलिकट में इसका जब स्वागत होता है 1498 में, तो वहाँ पे 2-3 महीना के लिए रहता है और फिर से चला जाता है। फिर उसके बाद वो 1502 में करके आएगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्टोरी हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अपना स्टोरी को। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे दिया। सबसे पहले पुर्तगीज से आया था, फिर उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, एंड लास्ट में आपको फ्रेंच आते हैं। पुर्तगीज PDEF, जो आप ऐसे याद रख सकते हैं, PDF कलेक्टर आपने सुना होगा, जो लोग अलग अलग सोर्स से PDF को कलेक्ट करते हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, PDEF। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, इस ऑर्डर में इंडिया के तरफ आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था। उसके बाद कौन आया था, मैं क्वेश्चन के थ्रू आते जाएगा कि कौन कौन कैसे आया था, मैं समझाते हुए चलूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट द कलिकट। तो ये कब आया था, 1498 में आया था। अभी हमने पढ़ा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जैमुरिन समुद्री वाज द रूलर ऑफ द कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया। बिल्कुल सही बात है। 1498 में कौन था, यहाँ का राजा जमुरीन था। ये जो केरला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट में था जमुरीन, जो इसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, इन द फर्स्ट ट्रिप टू वास्को डी गामा स्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर इन द इंडिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये 1 साल नहीं ठहरता है, ये लगभग 2 से 3 महीना रहता है। तो दैट मीन्स कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी सब इंफॉर्मेशन सही था, बस वो केवल ये जो 1 ईयर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। अब मैं फिर से अब आ जाते हैं वहां पे। अभी जब मैंने आपको बताया था क्या कि वास्को डी गामा आता है, तो वास्को डी गामा के बाद अगर बात करें तो कौन आता है, कैब्रल आता है। आपने पढ़ा होगा कैब्रल। कैब्रल के बाद कौन आता है, कैब्रल एक ऐसे ही इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आता है, ये कोई गवर्नर नहीं रहता है। पहली गवर्नर का बात करें तो यहाँ पे होता है अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। ठीक है, कौन, अल्मीडा। उसके बाद कौन आता है, अल्मीडा के बाद अल्बेकुर्क आता है। अल्मीडा के बाद अल्बेकुर्क आता है, एंड उसके बाद आता है नीनो डे कुन्हा। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं ताकि आप बार बार सुने और आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अल्मीडा आया, उसके बाद अल्बेकुर्क आया, एंड उसके बाद नीना डे कुन्हा आया। सॉरी, अब यहाँ पे अल्मीडा किस लिए फेमस था, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाया था। ठीक है, ये जो इंडिया के पास ये जो ओशियन वाला पार्ट है, इसको वो कंट्रोल करने के लिए उसको भेजा गया था। इसको पुर्तगाल लीग बनाना था। जैसे आप देखते हैं ना कि अभी अगर आज के डेट में अगर कंपैरिजन करें कि साउथ चाइना सी में कौन है, चाइना जो है अपना कंट्रोल रखना चाहता है, 9 डैश लाइन जो बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसी के थ्रू वो कंट्रोल करना चाहता। वैसे ही जो यूरोपियन थे पुर्तगीज, ये आपको इंडियन ओशियन पे इसका मास्टर बनना चाहते थे। ठीक है, वो क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी उनके पास नहीं था, तो ये ओशियन को कनेक्ट करके और उसको बेनिफिट पैसा कमाना चाह रहे थे। ठीक है, ये ओवरऑल स्टोरी है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन था, अल्मीडा था। अल्बेकुर्क क्या किया था, अल्बेकुर्क हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि 1510 में सुल्तान जो बीजापुर का रहता है उससे जो है गोवा को छीन लिया था या गोवा को जीत लिया था। अल्बेकुर्क वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। नीना डू कुन्हा किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैपिटल को शिफ्ट करता है कहां से, ये कैपिटल को शिफ्ट कर देता है आपको कोचिन से गोवा। ठीक है, तो ये 3 स्टोरी आपको पुर्तगीज में ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपके अल्मीडा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो भी आपको इससे क्वेश्चन होंगे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा आया, 1500 में जो अल्बेराज कैरवेल आया था इंडिया, ये हो गया दूसरा। उसके बाद उसने फोर्ट एस्टेब्लिश किया, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं मेंशन करते हुए जा रहा हूँ। 1510 में कौन सा है, गोवा को कैप्चर कर लिया था बीजापुर से। ठीक है, बीजापुर से किसने, अल्बेकुर्क ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पहला रियल फाउंडर था, रियल फाउंडर भी पूछा जाता है कि कौन था, तो कौन, अल्बेकुर्क था। ठीक है,
तो ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पुर्तगीज कौन थे, ये हुगली के रीजन में ये एक इन्होंने बेस बनाया था जहां से ये लूटते थे। ये बेसिकली एक समुद्री लुटेरे थे, ठीक है, ये जो शिप पायरेट्स थे, तो ये अलग अलग जगह जो शिप जा रहा है उसको लूट लेते थे। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who among the following had welcomed the Vasco da Gama in the Calicut? आपको फिर मैंने बताया ऑलरेडी कौन था, जेमोरिन था। आगे बढ़ते हैं। Who among the following visitor to India did not belong to Portuguese? अब इसमें से बोल रहा है कि कौन से ऐसे जो लोग थे जो पोर्तुगीज से नहीं आए थे। डुवार्ते बरबोसा, डोमिंगो पाइस, फर्नाओ नुंजी और यहाँ पे पीटर मुंडी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये नाम आपने सुना नहीं है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं क्या, कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं पढ़ें, उसके बाद साथ में रखें क्या, साथ में लूसेंट रखें और उसका टाइमलाइन के थ्रू आप उसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा सा बुक है, क्यों आप देख लीजिए कि उस समय क्या चल रहा था, ठीक है। तो दुआते बरबोसा और डोमिंगो पाइस और फर्नाओ निंजो तीनों पुर्तगाली थे। ये जो पीटर मुंडी था कौन था, ये इंग्लिश था। पूछ क्या रहा है आपसे कि डिड नॉट बिलोंग टू पोर्तुगीज, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, मैंने एक लूसेंट का आपको एक स्निपेट प्रोवाइड किया है। जब आपने मैंने क्या बोला था कि इस समय जब आया था तो यहाँ पे चल रहा था क्या, विजयनगर एम्पायर। इस समय 1498 के आसपास है। 1565 में बैटल ऑफ टलीकोटा में हार जाते हैं, विजयनगर एम्पायर गिरता है। तो अभी तो क्या चल रहा है, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस समय कौन थे हमारे, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय जो विजयनगर एम्पायर का हरिहर और बुक्का ने जो फाउंड किया था, मैम ने आपको लूसेंट के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो विजयनगर एम्पायर होता है यहाँ पे इस समय चल रहे थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय आया था दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पाइस, ठीक है। तो आपको लूसेंट में जाकर के देखना है, उसको हाईलाइट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्णदेवराय के बाद कौन आता है, अच्युत देवराय। अच्युत देवराय के समय कौन आता है, फर्नाओ नुंजी। तो ये सब कौन है, इटालियन सॉरी पुर्तगीज ट्रेवलर है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आपको मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर जैसे आप जैसे ही खोले आपने देखा, वहां से आपको क्या करना है, थोड़ा रिवाइज कर लेना है कि विजयनगर एम्पायर में क्या चल रहा था। जैसे विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थे, ठीक है ना, संगमा, सेलुवा, टेलुवा, अराविडु। तो आपने उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये से आपको लिंक करके चीजों को साथ साथ लेते हुए चलना है, तो आपको स्टोरी दिमाग में रहता है, ठीक है। तो आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में कि जब कृष्णदेवराय थे, जब समय चल रहा था, जब उसको दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पाइस आया था, उस समय ये जो 4 चले थे, सेलुवा, टुलुआ, संगम और अराविडो, तो इसमें कौन सा फेज चल रहा था, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और टैस्मन, ठीक है। वास्को डी गामा अभी हम पढ़े कि कहां से था, तो ये पुर्तगाल से था, ठीक है, मैंने मैच कर लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां था, तो यहां फिलहाल स्पेन से इसको मैच कर लेते। देखिए वास्को डी गामा तो आपको पता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिएगा, ए का 2 आपको पता है, ए का 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। उसके बाद आपको देखना ही नहीं है कि आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, और कैप्टन कुक का बात करें तो कहां से था, ये था ग्रेट ब्रिटेन से, और ये टैस्मैन हो गए हॉलैंड से, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाना चाहता हूँ आपको। स्पेन वाला पार्ट जो मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस बोला है, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क करिएगा। इसको मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा कि क्यों मैंने स्टार मार्क कराया था, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अल्बेकुर्क, कुन्हा के बारे में, और कैबरल और अल्मीडा के बारे में दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्बेकुर्क मैंने किस लिए बताया था, इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप में दिखाया था कि बहमनी किंगडम से अलग अलग जो सल्तनत बने थे, उसी में एक सल्तनत था सुल्तान ऑफ बीजापुर, तो इसको कैप्चर कर लिया था। तो ए का ऑप्शन क्या होगा, ए का ऑप्शन 4 हो गया। अब यहां देखेंगे कि ए का ऑप्शन 4 कहां पे दिया हुआ है, ए का ऑप्शन 4 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर से दूसरा देखना पड़ेगा। नीनो डोकुना किस लिए फेमस था, इसने कोचीन से गोवा कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, तो ये नीनो डोकुना हो गए। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसके लिए था, तो ये था अल्मीडा के लिए। तो आप
अगर दो ऑप्शन को देखेंगे, नुनाडू कुन्हा हो गया फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन ये देखिए, दो ऑप्शन अभी भी मैच कर रहा है। तो फिर से सी को देखेंगे। कैब्रेल किस लिए फेमस था? तो कैब्रेल यहाँ 1500 में आया था, किस लिए? यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप किया था। और एल्मीडा क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी का थर्ड, सी का सेकंड, सी का सेकंड आप देख लीजिए, सी का सेकंड, तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल, क्योंकि इसी से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन निकाल के पूछ देगा, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग फिर से देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? अभी जब आपको जहां मैंने स्टार मार्क कराया था वहां पे लिखा हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था स्पेन, तो मैंने स्पेन मार्क दिया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए स्पेन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करिएगा, यही यहाँ पे कैच है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। तो क्योंकि आपने पढ़ा है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, ठीक है, तो कोलंबस कहाँ का था? ये बेसिकली रहने वाला था इटली का, इसका जो मेन घर था इटली का था, लेकिन इसको स्पॉन्सरशिप कौन करता था? स्पेन करता था। स्पेन के द्वारा ये अलग अलग वॉयज पे भेजा जाता था। ठीक है, जिसने अमेरिका को खोज कर लिया था कोलंबस ने। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए किस लिए यहाँ पे इटली मार रहे हैं? रीजन बीइंग कि इसका मेन घर इटली का था, और ये ट्रेवल करने के लिए जो इसको स्पॉन्सरशिप मिलता था वो स्पेन के थ्रू मिलता था। तो आपको दोनों जगह ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको जो ऑप्शन में दिखे स्पेन रहे या इटली, तो आप वहां पे यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इटली हो जाएगा। तो ए का आंसर क्या है? ए का आंसर हो गया थर्ड, इटली। तो यहाँ पे अभी भी आपके पास दो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे देखिए ड्रेक पैसेज आपने सुना होगा। ड्रेक पैसेज कहाँ पे है? अटलांटिक में नीचे वाला पार्ट पे ड्रेक पैसेज देखने को मिलेगा, मैजेलियन स्ट्रेट देखने को मिलेगा। मैं बस रिकॉल कराने के लिए नाम आपको बता रहा हूँ। तो फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था? तो फ्रांसिस ड्रेक आपको यूनाइटेड किंगडम था। आप जब स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो इनिशियली आपको मिलेगा कि फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था? यूनाइटेड किंगडम का था। अब आ जाते हैं हम लोग, ये ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ए का मेरा हो गया 3 एंड सी का हो गया आपका 2। तो ए का 3 और सी का 2 कौन सा ऑप्शन? अभी भी आपको ऑप्शन ए से मैच हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ए ऑप्शन। एग्जाम में कोई भी दो पार्ट को पकड़ के उसको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। बी का बात करें, बी क्या क्या होना है? कार्टेर कहाँ का था? तो कार्टेर आपको, सॉरी, कार्टेर कहाँ का था? तो कार्टेर आपको फ्रांस का था। ठीक है, जैक्वेस कार्टेर फ्रांस का था। और मेजेलियन कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है कि ऑलरेडी 79th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एक एक पार्ट को याद रखना है कि कौन कहाँ से था। अगला बार हो सकता है कि इसी से ऑप्शन निकाल के आपको कोई क्वेश्चन दे दे। ठीक है, हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया? अभी मैंने बताया, तो क्या है? पीडीईएफ ध्यान में रखना है। ठीक है, पीडीएफ कलेक्टर, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगीज। तो पुर्तगीज मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट, with reference to the entry of European power into India, which of the following statement is not correct? Portuguese captured the Goa in 1499। अभी आपने पढ़ा कि गोवा 1498 में तो अभी वास्को डिगामा आया था, उसके बाद अल्मीडा आएगा, उसके बाद अल्बेकुर्क आएगा, तब जाके अल्बेकुर्क क्या करता है? 1510 में गोवा को कैप्चर करता है सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो ये तो 1510 में कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है आपको, एग्जाम में क्विकली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, अलग ऑप्शन को भी पढ़ के जाना है। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया इन मसूलीपट्टनम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर इंग्लिश का अगर बात करें कि पहला फैक्ट्री कहाँ खोले थे, इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में खोले थे 1633 में, बिल्कुल सही बात है। और अंडर द लीडरशिप, डुप्लिक्स किसका था? डुप्लिक्स आपको फ्रेंच से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मद्रास को 1746 में ऑक्युपाई कर लिया था, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है,
नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल आपको मैंने प्रोवाइड किया कि कौन पहले आया था, इसको आपको देख करके जाना है। अभी जो क्वेश्चन पूछा आपको ऑलरेडी यहाँ आंसर मिल गया कि पहला फैक्ट्री सूरत में, फ्रेंच सूरत में भी खोले थे, और पुर्तगीज कहाँ खोले थे, कोचीन में खोले थे, ठीक है। और डच कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। तो ये आपको पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुर्तगीज का 1500 में जो मैंने कैबरल बोला था, यहाँ पे कैबरल देखने को मिल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, at which of the following place in India did the Portuguese build their first fortress? पहला फोर्ट्रेस वो कहाँ पे बनाते हैं, तो कहाँ पे, अभी मैंने बताया कोचीन में बनाया है, ठीक है। पहला फोर्ट्रेस इन लोग कोचीन में बनाते हैं। नेक्स्ट, हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? पहला किसने, तो पुर्तगीज ने किया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पहला पुर्तगीज, डच, PDEF, उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में फ्रेंच थे। एक और इंफॉर्मेशन मैं बता, पुर्तगीज थे सबसे पहले आए थे और सबसे लेट गए थे। यहाँ पे पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लेट गए थे, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। ये यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्री इन बंगाल द एस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज? पुर्तगीज कहाँ पे, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको लिस्टिंग बताई थी, वहां पे कहाँ पे, हुगली में इन्होंने खोला था। हुगली इनका बेस था, ये बेस बनाए थे और यहाँ से ये अलग अलग जहाजों को लूटते थे। बेसिकली जो पुर्तगीज थे ना, वो एक पायरेट्स थे, एक समुद्री लुटेरे थे, ठीक है। तो ये हुगली को बेस बना करके उसको लूटते थे। तो ये आप ध्यान में रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। हु यूज द हुगली एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? अगेन किसने, पुर्तगीज ने। देखिए ऑलरेडी आपको अलग अलग जगह क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को पूछा गया है, तो यहां से आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कोलकाता? तो कोलकाता को फाउंड करने वाले यहाँ पे कौन से हैं इंपॉर्टेंट, ये जॉब चरनॉक का नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जॉब चरनॉक ने कोलकाता को फाउंडेड किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोलकाता 3 जगह को मिला के बनाया गया था, कौन कौन से, सुतानती, गोविंदपुर और कलिकटा, ठीक है। तो ये 3 जगह को मिला करके इन्होंने बनाया था। और 1698 में बात करें तो जो कंपनी जो थी, उन्होंने जमींदारी राइट को परचेज कर लिया था। उसके बाद ये तीनों, सुतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता को कलेक्टिवली एक, जो आज आप कोलकाता देखते हैं, ये इन्हीं तीनों आपको बेसिकली गांव थे उस समय, उससे बना हुआ है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। किसने किया था, तो जॉब चरनॉक पहले थे। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे फोर्ट विलियम अगर बात किया जाए तो कब बना था, 1700 ईस्वी में बना था, ठीक है। 45 उसको कर दिया गया था। अब अभी जो फोर्ट विलियम है, इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है, ठीक है। इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे हाईलाइट किया क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबने पढ़ा होगा कि विजय दुर्ग, इसका अब नाम चेंज करके फोर्ट विलियम को रिसेंटली कर दिया गया है, ठीक है। एंड कोलकाता अब ये क्या था, ईस्टर्न पैरामोंसी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट फोर्ट विलियम के कौन थे, तो सर चार्ल्स अय्यर थे। तो ये इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि किचलर हाउस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्ट विलियम में, इसमें किचलर हाउस था। किचलर हाउस को नाम चेंज करके क्या किया गया है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ठीक है, अब पूछ रहा है कि फर्स्ट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो कब सेटअप किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और यहाँ पे दिल्ली है। तो पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये कहाँ पे, मद्रास में सेटअप किया गया था, ठीक है। साउथ वाले एरिया में उस समय मद्रास में सेटअप किया गया था, जो आज के आप कलेक्टिवली कुछ कर्नाटका का पार्ट, कुछ तमिलनाडु का पार्ट, एक कलेक्टिवली मिलके बनता है। तो ये कौन था, मद्रास स्टेट था। तो यहाँ पे सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मार्क माय वर्ड कि ये अलग अलग जो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं उससे बहुत पहले, जो वर्ल्ड में अलग अलग है उससे भी पहले बना था। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो लंदन और न्यूयॉर्क जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे भी पहले ये बना हुआ है मद्रास का। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी जो आज का चेन्नई हो गया, मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि ताकि आपको रिवाइज करने में ध्यान में रखना में सहूलियत हो। ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको इंडिया में कौन हो गया, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश किया था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो आपको रिवाइज करने के लिए जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आप यहाँ पे बार बार रिवाइज कर सकते हैं।
हु फाउंडेड द कोलकाता, अभी मैंने क्या बताया था, जॉब चरनॉक ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद द इंडिया। तो पहला अगर बोलेगा कि इंडिया के साथ स्टार्ट करने वाला कौन सा है, तो ये आपको आ जाता है यहाँ पे डच। ठीक है, तो डच ने सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था। क्योंकि अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ी इसलिए आप इसका आंसर क्या होगा, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना बड़ा सक्सेसफुल कंपनी क्यों बनी। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में जो विलियम हॉकिंस आते हैं, फिर थॉमस रॉय आते हैं, और उसके बाद अलग अलग जो शासन होती है, सबसे पहली बार कब 1757 में आपको बैटल ऑफ पलासी में जीतते हैं इन लोग। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में जीतते हैं। तो ये यहां तक कैसे पहुंच गए, इसका मेन रीजन क्या था, तो एब्सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, शासन थे, तो चल रहा था, मराठा था, कहीं मैसूर था, कहीं निजाम ऑफ हैदराबाद था, कहीं बुरहानुल मुल्क था। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्शन में टूटा हुआ था। तो एक कलेक्टिव अगर बात करें कि ओवरऑल उस समय इंडिया का कोई एक नैरेटिव नहीं था। सेकेंड, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड द वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड द मॉडर्न आर्म्स। बिल्कुल सही बात है, हम लोग के पास वही पुराने हाथी और घोड़े बचे हुए थे, बाकी इन लोग के पास एक मॉडर्न आर्मी था। इंडियन सोल्जर लैक्ड द fidelity and consequently the one who paid the sufficient could have been the सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडियन सोल्जर लैक द फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। आपने सुना होगा ना वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनके पास विश्वसनीयता कम थी। क्यों, उसका रीजन था कि इन लोग के पास पैसे ज़्यादा दिए जाते थे, उन लोग के सोल्जर के पास डिसिप्लिन था, और यहाँ पे क्या था, हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा था, तो ये सिस्टम उतना बेटर नहीं था। तो ये एक रीजन था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मार देंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा लेवेंट कंपनी। आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको गलती करने के चांसेस रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the which of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London। जब लंदन में फॉर्म हुआ था तो उस समय यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात करूं तो उस समय किसका शासन चल रहा था, जो ब्रिटिश, कब 1600 की बात हो रही है, तो इस समय हमारे पास अगर बात करें तो अकबर चल रहे थे। अकबर का शासन अगर मैं बोल दूं कब से कब तक रहा है, अकबर का शासन आपको 1556 से आपको 1605 तक रहा है। ठीक है, तो मुगल का अगर बात करें तो सबसे पहले क्या 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो वहां पे बाबर जीत गया था। ठीक है, सिकंदर जो लोदी के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे बाबर आ जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है, और 1600 में कौन था, ये यहाँ पे अकबर चल रहा था। तो ये आपको टाइमलाइन को ध्यान में जरूर से रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज, औरंगजेब सबसे लास्ट वाला शासन था। ये लास्ट कब तक, ये जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय कौन सा डेट था, 1707। तो आपको डेट को ध्यान में रखना है, क्रोनोलॉजिकली आपको कभी भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सर सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री। अब पूछ रहा है कि पहली फैक्ट्री जब एस्टेब्लिश किया गया उस समय कौन था, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कौन था। जब विलियम हॉकिन आया था तो किसके कोर्ट में आया था, जहांगीर की कोर्ट में आया था। थॉमस रो आया था तो कहाँ पे आया था, हॉकिंस किसके कोर्ट में आया था, तो जहांगीर की कोर्ट में आया था। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, जहांगीर। पिछला क्वेश्चन में क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुआ था लंदन में, उस समय पे यहाँ पे किसका शासन था, तो उस समय यहाँ पे अकबर का शासन था। लेकिन जब पहली फैक्ट्री खुली थी तो किसका शासन था, जहांगीर का शासन था। आपको ध्यान में रखना है, पहली फैक्ट्री कब खुली थी, 1613 में सूरत में खोली गई थी। इंग्लिश ने सबसे पहली फैक्ट्री 1613 में कहां पे खोली थी, सूरत में खोली थी। आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिशर्स सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे खोला था? तो द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड द पोर्तुगीज एट स्वैली। ठीक है, स्वैली पे पुर्तगीज को किसने हराया था? ये एक हमारा बैटल ऑफ स्वैली हुआ था। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, बैटल ऑफ स्वैली ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये इंग्लिश और पुर्तगीज के बीच में हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहां पे इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ रहे थे? थॉमस बेस्ट इसका लीडरशिप कर रहे थे, जहां पे इन्होंने पुर्तगीज को कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया था, हरा दिया था। पुर्तगीज का अभी तक नेवल सुप्रीमेसी देखने को मिल रहा था, लेकिन जब ये बैटल ऑफ स्वैली होता है, यहाँ पे जब थॉमस बेस्ट ने इंग्लिश को हरा देते हैं, तो यहाँ से उनकी सुप्रीमेसी जो पर्टिकुलरली जो नेवल सुप्रीमेसी थी उसका यहाँ से खात्मा हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा, कौन से हो गए? थॉमस बेस्ट हो गए। कहाँ पे? किस बार में? बैटल ऑफ स्वैली में। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिवाइज करने के लिए। बैटल ऑफ स्वैली कब हुआ था? 1612 में हुआ था बैटल ऑफ स्वैली। कहाँ पे? ये एक सूरत के पास में जगह है, बैटल ऑफ स्वैली एक जगह है जिसके नाम से बैटल ऑफ स्वैली नाम पड़ा है। ठीक है, पोर्तुगीज को हरा दिया था, और किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हरा दिया था, जो इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब बोल रहा है कि ये इन कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है? ही केम टू इंडिया इन 1611 एंड इनवॉय ऑफ जेम्स वन। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनवॉय ऑफ जेम्स वन तो आए थे, लेकिन जो ये ईयर है ये आपको गलत दिया हुआ है। जो हॉकिंस आए थे ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे, वो कब आए थे? 1608 में आए थे। ठीक है, मुगल कोर्ट में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यहाँ पे जहांगीर के कोर्ट में आए थे। कौन? यहाँ पे हॉकिंस आए थे, तो 1608 में आए थे, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनवॉय ऑफ जेम्सन ये पार्ट आपको करेक्ट है। ही वॉज द वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। ये बिल्कुल सही बात है कि इनको टर्किश लैंग्वेज आती थी। इसका रीजन आपने पढ़ा होगा कि जब ये कैप्टन हॉकिंस जो जब जहांगीर के कोर्ट में गए, तो यहाँ पे जहांगीर से ये टर्किन लैंग्वेज में और बात करने लगे, तो जिससे क्या हुआ था कि जहांगीर बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये आपने इंफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1-2। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको रिवीजन के लिए कि 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है ना, और इनके पास टर्किश का लैंग्वेज था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट इन्होंने परमिशन जो मांगी थी किस चीज के लिए? सूरत में फैक्ट्री खोलने को लेकर के, बट इवेंचुअली ये खोल नहीं पाया था इस समय। ठीक है, कब खुला था इंग्लिश का? इंग्लिश ने 1613 में यहाँ पे कहाँ पे खुला था? सूरत में खोला था। ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोल रहा है क्या कि 17वीं शताब्दी के पहली क्वार्टर, मतलब कि 1600 से 1625 के बीच में कहाँ पे फैक्ट्री खुली थी। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, 1619 में कहाँ खुला था? सॉरी, 1619 में बड़ौदा भरूच में खुला था, तो ये 1619 में खुला था। ठीक है, उसके वाला ये दोनों पार्ट आपको 1619 में नहीं खुला था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा 1-1। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन सूरत? तो सूरत में सबसे पहले किसने खोला था? तो सूरत का अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इंग्लिश कब खोले थे? 1613 में खुल गया था इनका। ठीक है, डच कब खुला था? डच का 1616 में खुला था, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंच कब खोले थे? फ्रेंच खोले थे 1668 में, तो ये आप इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। तो ये 1616 में डच खोले थे, और इंग्लिश का 1613 में, एंड फ्रेंच का 1668 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, तो फर्स्ट में हो जाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, आफ्टर डिपीटिंग ये जो बैटल ऑफ स्वैली में पुर्तगीज के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद जहांगीर परमिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज के लिए? फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए सूरत में 1613 में। ठीक है, एंड इंग्लिश वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द फैक्ट्री इन सूरत। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। नाउ इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री। तो कहाँ इनको दिया गया था? तो अगेन इनको सूरत में दिया गया था 1613 में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कर्नेटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, जो कर्नेटिक वार हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्या कि अगर ये इंडिया पकड़ ले, थोड़ा सा डायग्राम उल्टा हो रहा है पर ठीक है, इस पर काम चलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको कर्नाटिक रीजन है, जो कर्नाटका वाला रीजन है ना, उस समय यहाँ पे कर्नाटिक था। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये हैदराबाद के निजाम से अलग हुआ था, ठीक है ना। जो हम लोग सॉल्व जब क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा निजामुल मुल्क, ठीक है ना, असफ जहाँ, तो ये कहाँ, ये हैदराबाद से अलग हुआ था। तो यही कर्नाटिक, यहीं पे तीनों इंग्लिश और फ्रेंच वॉर यहाँ पे लड़ा गया था। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं इंडिया का बात करूं तो दोनों, साउथ में किसका डोमिनेशन था? तो साउथ में फ्रेंच का डोमिनेशन था, ठीक है। अब इंग्लिश को एक्सपेंड करना है साउथ की ओर, नॉर्थ में ऑलरेडी वो 1757 में वो बंगाल जीत चुके थे, ठीक है। 64 में पूरा एक्सटेंसिवली जीत चुके थे। तो अब उसके बाद उनको साउथ में बढ़ना था, और साउथ में एक चैलेंजर के तौर पे फ्रेंच थे, ठीक है। तो फ्रेंच से अब यहाँ पे लड़ाई होना है क्योंकि इनको साउथ में एक्सपेंड करना है। तो आपको तीनों जो कर्नाटिक वार आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? तो ये कर्नाटका वाला रीजन में मिलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, अब उसके बाद तीनों जो कर्नेटिक वार है उसको आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट कर्नेटिक वार, सेकंड कर्नेटिक वार, थर्ड कर्नेटिक वार, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि कैसे क्या हुआ था। तो जो पहला कर्नेटिक वार था वो क्यों हुआ था? जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया एक जगह है आपको यूरोप में। तो वहां पे राजा को लेकर के, राजा के सक्सेशन को लेकर के, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा उसको लेकर के एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है। उस स्टोरी में नहीं घुसते हम लोग फिलहाल, बट इतना मान लेते हैं कि वहां एक लड़ाई चल रही थी जिसके कारण से इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अलग अलग कैंप में थे और दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। अब क्या था कि जब भी इन लोग बाहर में कोई लड़ाई होता था उसका आपको एक्सटेंशन इंडिया में भी देखने को मिलता था, ठीक है। और वो क्या करते थे, यहाँ के जो जो राजा हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम थे, उसमें एक दूसरे के खिलाफ इन दोनों को खड़ा कर देते थे और दोनों आपस में लड़ते थे, ठीक है। तो इसी टाइप को इनको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो जो पहला कर्नेटिक वार हुआ था वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है। बट अगर आप पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम तो उसमें एक नाम दिया हुआ है अनवरुद्दीन, ठीक है। तो अनवरुद्दीन उसमें लड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। इन दोनों की लड़ाई में यहाँ पे जो लोकल किंगडम था ये यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा जाता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस टाइप के, क्योंकि वो कर्नाटिक का राजा था तो कर्नाटिक से कौन, एक इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में चल रहा था। तो ये इस टाइप के इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है कि फर्स्ट कर्नेटिक वार हुआ कहाँ था, उसके बाद जो ट्रीटी हुई उसको लेकर के, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पूछा जाता है। आपने जो पढ़ा होगा जैसे मोहम्मद अली, दोस्त अली, ये सब अलग अलग नाम, ये बस समझने के लिए ही है, ठीक है। तो बस आपको क्या पूछा जाएगा, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंडेड द ट्रीटी ऑफ प्रीसी, पहला जब फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हुआ था तो वो कैसे एंड हुआ था? एक्जिला सैपले, देखिए नाम को लेकर के प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है क्योंकि ये फ्रेंच नेम है, तो एक्जिला सैपले बोलते हैं, ठीक है। तो एक्जिला सैपले जो पहला कर्नेटिक वॉर हुआ था, तो जब एंड हुआ था तो उसमें एक्जिला का सैपले हुआ था। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया? ए का ऑप्शन 4 हो गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तब आपको पूरा सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान में देना है, ठीक है। अब आते हैं हमारा सेकेंड कर्नेटिक वार, पहले देख लेते हैं सेकेंड कर्नेटिक वार कहाँ हुआ था। तो ये इनकंक्लूसिव रहा था, यहाँ पे कुछ जो है ना झगड़ा हुआ था तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला था। सो सी का ऑप्शन क्या होगा? 3। देखिए सॉल्व करने के लिए तो मैंने केवल फर्स्ट कर्नेटिक वार से सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कर्नेटिक वार कहाँ पे हुआ था? तो ये जब थर्ड कर्नेटिक वार हुआ था तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। इसके बाद यहाँ से फ्रेंच को भगा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। इसके बाद लगभग फ्रेंच जो है खत्म हो जाते हैं इंडिया में, और उसके बाद ब्रिटिश जो है अब उनका एक्सपेंशन के लिए जो एक प्रतिद्वंदी था उसको भी उन लोग अपने रास्ते से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटी ऑफ पेरिस।
तो आप देख लीजिए बी का 1 हो गया एंड सी का 3 हो गया। और एंग्लो मैसूर वार ये कहा, तो ब्रिटिश यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मैसूर वाला ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कर्नेटिक वार को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग टेबल से समझेंगे आगे एक दो स्लाइड बाद कि कैसे कैसे कर्नेटिक वार हुआ था। पहला कर्नेटिक वार कब हुआ था, दूसरा कर्नेटिक वार कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था। तो पहला कब हुआ था, 7046 से 7048 के बीच में, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। सेकेंड कर्नेटिक वार कब हुआ था, ये भी आपको 54 तक चला था लगभग। ठीक है, और थर्ड कर्नेटिक वार कब हुआ था, 1758 से 63, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको 1761 में मिला था। तो सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका वार अगर बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये 54 तक हुआ था। ये अगर मैं बात करूं 49 से 54 तक हुआ था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड कर्नेटिक वार। पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहां से सेकंड कर्नेटिक वार। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन बैटल ऑफ पानीपत आ गया। तो बैटल ऑफ पानीपत ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। क्यों, क्योंकि जैसे आप अगर देखेंगे ना, तो जब उस समय ब्रिटिशर्स एक्सपेंड कर रहे थे तो मराठा कहीं ना कहीं राइज कर रहे थे। ठीक है, मराठा कहीं ना कहीं धीरे 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 राइज कर रहे थे। 1761 में मराठा को ब्रेक लगता है, जब मराठा को डायरेक्टली हरा दिया जाता है, किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो है आता है और यहाँ पे हरा करके चला जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, वहां पे मराठा को भी ब्रेक मिलता है। तो ये आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये मैंने क्या बोला था, पहला कर्नेटिक वार कब हुआ, उस जब ट्रीटी 40 से लेकर के 48 तक हुई, इसमें जब ट्रीटी, ये जब लड़ाई एंड हुआ तो उसमें ट्रीटी ऑफ एक्जिला सैपले हुआ था। ठीक है, और इस लड़ाई को हम लोग बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड कर्नेटिक वार ये बैटल ऑफ अंबूर इसको बोलते हैं। और जो लोकल लीडरशिप थी, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चंदा साहब थे, दोस्त अली थे, अनवरुद्दीन थे, ठीक है ना, या आप नसीर जंग थे, मुजफ्फर जंग थे। तो ये बीच के इंफॉर्मेशन आपको पूछा नहीं जाता उस ढंग से, बट ये आप ध्यान में रखना है कि सेकेंड कर्नेटिक वार हुआ था 49 से लेकर 54 तक, और इसके बाद जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये लड़ाई समाप्त हुआ था। और ये जो वार है सेकेंड कर्नेटिक वार इनकंक्लूसिव रहा था, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया था। थर्ड कर्नेटिक वार में क्या होता है, यहां पे इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वंडीवास, जहां पे आयर कोटे और काउंट डे लैली, काउंट थॉमस आर्थर डे लैली, काउंट डे लैली ऐसे बोलते हैं, तो इनके बीच में हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि आपको फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ रहा था और इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ रहे थे। तो ये हो गया थर्ड कर्नेटिक वार। और ये जब हुआ था तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1763 में, और यहां से जो पॉलिटिकल जो प्रभुत्व था किसका, फ्रेंच का, वो लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा कर्नेटिक वार पूछे जाते हैं, तीनों आपको ट्रीटी पूछे जाते हैं और वॉर को बोला किया जाता है, जैसे बैटल ऑफ वंडीवास। या आपको दे देगा, अरेंज करने के लिए दे देगा कि सबसे पहले कौन हुआ था, तो सेंट थॉमस हुआ था, दूसरा उसके बाद बैटल ऑफ अंबूर हुआ था, एंड थर्ड में बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था। तो इस टाइप से आपको इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is or are not true in relation to बैटल ऑफ अंबूर। ठीक है, तो बैटल ऑफ अंबूर के बारे में आपको बताना है कि क्या जो है कथन सत्य नहीं है। अब बैटल ऑफ अंबर जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो एक तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, तो बैटल ऑफ अंबूर वाज 1752 एंड इन दैट बैटल आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद का निजाम 1748 में इनका मृत्यु हो जाता है। हैदराबाद का निजाम उस समय क्या नाम था उनका, असफ जहाँ, जिसको क्या बोलते थे, जिसको बोला जाता था निजामुल मुल्क। ठीक है, तो इनको निजामुल मुल्क बोला जाता था, असफ जहाँ को। इनकी 1748 में मृत्यु हो जाती है। इनका बेटा होते हैं नसीर जंग, नसीर जंग का बेटा होता है कौन, मुजफ्फर जंग। ठीक है,
तो ये आप ध्यान में रखिएगा, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। अब जो नसीर जंग होता है ये इसको पावर मिलता है, यहाँ पे सक्सेशन जब होता है तो नसीर जंग। अब यहाँ पे नसीर जंग और मुजफ्फर, तो ये आपको ये सिचुएशन बना हुआ है। दूसरा अगर कर्नेटिक वार में अगर बात करें तो पहला कर्नेटिक वार जो हुआ था वहां पे कौन थे, अनवरुद्दीन थे, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन तो बिना मतलब के मारे जाते हैं, रीजन बीइंग कि वो वार में इन्वॉल्व थे जो बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हो रहा था, तो अनवरुद्दीन मारे गए। इसके बाद यहाँ पे पावर में कौन आते हैं, इसके बाद यहाँ पे पावर में आते हैं कौन, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली आते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और जो इसके क्लेमेंट रहते हैं, जो क्लेम करते हैं पावर को, इनका नाम है चंदा साहब। तो ये चंदा साहब जो है ये क्लेम कर रहे हैं क्योंकि अनवरुद्दीन के कौन थे, दामाद थे। तो अब ये रीजन था, तो अब ये दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल हो रहा है। तो अब आप देखिएगा कि इधर से एक साइड में चले जाएंगे इंग्लिश और इधर से एक साइड में चले जाएंगे इंग्लिश। तो अब क्या होगा, दोनों एक एक साइड चूज करके और दोनों लड़ाई करेंगे। वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग है चंदा साहब। ठीक है, तो ये इधर से मुजफ्फर जंग हो गए और यहाँ से चंदा साहब हो गए। ये किसके तरफ से लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन। ठीक है, और इधर से आपको कौन, मोहम्मद जंग, मुजफ्फर जंग और यहाँ पे चंदा साहब और फ्रेंच तीनों मिलकर एक साथ लड़ रहे थे। ठीक है, और मोहम्मद अली को यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट मोहम्मद अली और नसीर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपको बेसिक लड़ाई का जो ओवरऑल बैकड्रॉप है मैंने बता दिया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इन द बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस द डिफीट, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्या है, अनवरुद्दीन हार जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ये मोमेंट होता है क्योंकि अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी सेना होती है जिसको फ्रेंच का एक छोटा मोटा लगभग 200-250 लोग रहते हैं और 600-700 लोग इधर से पार्ट करते हैं। वहाँ पे एक अनवरुद्दीन को हारना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इंडिया की बहुत बड़ी अगर आर्मी रहे उसके बाद भी उसको हराया जा सकता है एक छोटी आर्मी के बाद। तो सेकेंड जो कर्नेटिक वार हुआ था उसका एक जो ओवरऑल पिक्चर निकल के आता है उससे इंडिया की कमजोरी सामने आ जाती है। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ पलासी हुआ, वैसे ही सेकंड कर्नेटिक वार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है दोनों। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये बैटल ऑफ अंबुर जो कब हुआ था 1749 में। तो यहाँ से ऑप्शन कौन से इनकरेक्ट है, तो ये केवल ओनली वन इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, next, who among the following was the first European to initiate the policy of taking the part in the quarrel of Indian princes with the view of acquired territory? देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन लोग आपस में क्या करते थे, एक दूसरे राजा को साइड चुन लेते थे और लड़ाई करते थे। तो ये जो पहली बात हो रहा है फर्स्ट यूरोपियन, तो ये डुप्लिक्स का नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, डुप्लिक्स किसका था, ये डुप्लिक्स आपको फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा होता है। सेकेंड कर्नेटिक वार तक रहता है। उसके बाद अब क्योंकि वो फ्रेंच की तरफ से इतना खर्चा यहाँ पे कर दिया होता है कि डुप्लिक्स को फिर से घर में बुला लिया जाता है, तो डुप्लिक्स यहाँ से चला जाएगा। सेकेंड कर्नेटिक वार तक डुप्लिक्स फ्रेंच की तरफ से रहता है, उसके बाद उसको फ्रेंच बुला लिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री, कहाँ पे, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों कहाँ पे सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोले थे, दोनों सूरत में खोले थे, ध्यान में रखिएगा। पुर्तगीज कहाँ पे खोले थे, तो ये कोचीन में खोले थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब बता रहा है कि फ्रेंच को जब भेजा गया था उस समय 21 का रेन चल रहा था, मतलब कि कौन वहां पे फ्रेंच के तरफ से वहां पे पावर में था। ठीक है, तो ये लुइस 14 आप ध्यान में रखिएगा, लुइस 14 ऑप्शन ये होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझना है नहीं, तो ध्यान में रखना है। Who among the following is considered the founder of the French company in India? तो फ्रेंच कंपनी के अगर फाउंडर की बात करें तो कौन है, कॉलबर्ट है। ठीक है, तो ये कॉलबर्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन द फैक्ट्री एट द पटना। देखिए, अब हम लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम हम दे रहे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1632। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी पूछा है, तो ये आपको 2023 में रिसेंटली भी पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना में खुली थी कब, 1632 में खुली थी।
द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश द पावर इन डेक्कन। तो डेक्कन में फ्रेंच जो है पावर एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो मुख्य कारण देख लेते हैं। डुप्लिक्स वॉज नॉट द कैपेबल जनरल, डुप्लिक्स बहुत बड़ा कैपेबल था, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिल्कुल सही बात है। द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाई इंडियंस, ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। दोनों कोई ना कोई साइड तो चूज कर लेते थे, तो ये इंफॉर्मेशन कोई रेलेवेंट नहीं है। पोंडिचेरी वाज नॉट द स्ट्रेटेजिक सेंटर, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक सेंटर था, वहां आप देखते थे कौन कौन से, सबसे पहले पोर्टुगीज के हाथ में था, फिर उसके बाद डच के हाथ में गया, फिर उसके बाद लास्ट तक ब्रिटिश पैरामोंसी के अंतर्गत वो ब्रिटेन के पास रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिल्कुल सही बात है, तो यहां से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, अगर बात करेंगे ना, तो सेकेंड कर्नेटिक वार या पहला कर्नेटिक वार में ही, तो फ्रेंच के पास यहाँ पे नेवल बेस बहुत अच्छा होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी लड़ाई होता है ना, तो फ्रेंच कहाँ से आर्मी बुलाते हैं, नेवल फोर्स बुलाते हैं, ये मॉरिशस से बुलाए थे, ठीक है। जो पहली जो सेंट थॉमस की लड़ाई हुई थी, वहां पे भी इनको हारने के बाद मेन मुख्य कारण रहा था, क्योंकि इनको कारण क्या होता है ना, कि इनको बुलाना पड़ता था मॉरिशस से, क्योंकि इंडिया के पास, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनके पास कोई ऐसा नेवल बेस नहीं था। तो ये एक इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आता है कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। अब पूछ रहा है कि कैसे कैसे किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, क्या ध्यान में रखना है, पीडीईएफ। पीडीईएफ मतलब क्या, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, तो ये इस ऑर्डर में आया था। तो आप देख लीजिए कौन से, तो पहले पोर्टुगीज, तो पोर्टुगीज 4 दिया हुआ है, 4। पोर्टुगीज के बाद आया था डच, तो डच हो गया 2, एंड फ्रेंच 3, और सॉरी इंग्लिश आए थे उसके बाद ई, और उसके बाद 3। तो 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो ये आप पीडीई ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसमें मैच करें, पोंडिचेरी, गोवा, टैंकोबर और यहाँ पे सैद्रास, ठीक है। तो ये चारों को आपको मैच करना है। तो पौंडीचेरी अब किसके पास था, ये आपके फ्रेंच का बेस था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। गोवा का अगर बात करें, तो गोवा आपको पता होगा कि 1510 में ही कैप्चर कर लिया गया था, सॉरी 1510 में अल्बर्ट कुक ने यहाँ पे क्या कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। बाद में गोवा का कैपिटल किसने बनाया था, नीना डी कोन्ना ने बनाया था। तो यहाँ से बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी बी का ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी का हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ए का हो गया पोर्टुगीज, का क्या हो गया पौंडीचेरी, का हो गया फ्रेंच। तो फ्रेंच कौन सा ऑप्शन है, ए का 2। बी गोवा, ए का 2 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आप यहां से ऑप्शन ये मार सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं, ए पौंडीचेरी किसके पास था, तो पौंडीचेरी आपके फ्रेंच के पास था। गोवा किसके पास था, पोर्तुगीज के पास था, तो ये गोवा हो गया 3, ठीक है। अब आते हैं कहां पे, अब डेनिस और डच को लेकर। तो ये जो ट्रांसकोर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे डेनिस थे, तो सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा डच, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, पौंडीचेरी, गोवा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डच से रिलेटेड अगर मैं बता दूं आपको, तो बस एक इंफॉर्मेशन आपको पूछा जाता है 1559 का, ठीक है। जब कौन सा हुआ था, ये बैटल ऑफ बदेरा हुआ था, तो ये पूछा जाता है। ये जो बैटल ऑफ बदेरा हुआ था, यहाँ पे भी अगेन जो क्या, इंग्लिश और फ्रेंच की जब लड़ाई होती है, तो मीर जाफर एक साइड से हो जाते हैं, ठीक है, मीर जाफर फ्रेंच के साथ हो जाते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश बाकी से लड़ते हैं। मीर जाफर के जो अलग उनके जो ओपोनेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट होकर के जो लड़ाई होती है, वहां पे बैटल ऑफ बदेरा में यहाँ फ्रेंच हार जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सॉरी बैटल ऑफ बदेरा में यहाँ पे डच हार जाते हैं। डच से केवल एक ही लड़ाई पूछा जाता है, बैटल ऑफ बदेरा, ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर द यूरोपियन गॉट द बेस्ट सोर, जो सॉल्ट पीटर होता था, एंड ओपियम कहाँ से इनको मिलता था, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता था इनको, तो ये बिहार वाले रीजन से मिलता था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो कहाँ पे डच जो है
ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे। तो अब आप देखिएगा ना कहीं लगभग हर जगह पे आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो नागापट्टनम, चिंसूरा, चिंसूरा में तो लड़ाई भी हुआ था, चिंसूरा और बैटल ऑफ बदेरा उसी को बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मछलीपट्टनम दिया हुआ है, सूरत, भरूच, तो लगभग सब में थे। ठीक है, तो ये आपको तीनों ऑप्शन हो जाएगा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, तो ये डच जो है, डच पटना में कब खोले थे? 1632, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the cause of the success of the British and failure of the French in India, which of the following statement are correct? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। getting huge wealth and manpower from the conquest of the Bengal and by the British। अब क्या हुआ था कि जब बैटल ऑफ पलासी हुआ हमारा कब? 1757 में। तो यहाँ जब बैटल ऑफ पलासी में जीत जाते हैं जो ब्रिटिशर्स, अगेन इनकी बहुत छोटी आर्मी होती है। बैटल ऑफ पलासी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि बैटल ऑफ पलासी किसके और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी में जो पार्टिसिपेंट थे उनका नाम बताइएगा। ठीक है, तो ये जब 57 में जब जीतते हैं, इसके बाद ये एक इनका होल्ड बन जाता है। अब क्या हो गया, ये एज ए बेस बनाकर काम करते हैं, यहाँ से मेन मटेरियल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ऑप्शन सही बात है। ठीक है, नेवल सुपरिटी ऑफ द ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात है। नेवल सुपरिटी अब यहाँ से उनके पास आ गया था। स्टार्टिंग में पोर्टुगीज के पास नेवल सुप्रीमेसी था, बट उसके बाद अब ब्रिटिशर्स भी नेवल सुप्रीमेसी में आगे आ चुके थे, और यहाँ तो फ्रेंच अब तक जा भी चुके थे। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बोथ 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैंने फ्रेंच फेज मैंने मेंशन कर दिया आपको। ये आपको इनिशियली डिस्कस कर दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों डिस्कस कर दिया है। बैटल ऑफ सॉन्टहम्स और मद्रास, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्जिला सैपले, बैटल ऑफ अंबूर हुआ, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, एंड थर्ड कर्नेटिक वार आपको बैटल ऑफ वांडीवास एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका पॉइंटर आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के द्वारा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है आपको रिवाइज करने के लिए पॉइंटर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको स्पेक्ट्रम में, उसको यहाँ पे लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, आप वहां से इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।